आज मेरे लिए बहुत बड़ा और दिल धड़का देने वाला खूबसूरत दिन था। मैं दुल्हन बनी सेज पे बैठी थी। मेरा रुआं रुआं कांप रहा था। मुझे इतना अहम काम करना था, लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि मैं इतने भारी लहंगे और जेवरात के साथ इतना जरूरी काम कैसे करूंगी। मेरी माँ अभी चंद मिनट पहले ही मुझे इस बात की याद दहानी करवा के गई थी, और फिर मैं भी कांपते लरजते हुए बेड से नीचे उतरी, अपना लहंगा संभाला और दरवाजे की चटखनी खोली। अपने कमरे से निकलकर मैंने बावर्ची खाने का रुख किया। घर मेहमानों से भरा हुआ था, लेकिन उस वक्त मेरी खुशकिस्मती यह थी कि सब लोग खाना खाने के लिए जमा हुए थे, तो बावर्ची खाने की तरफ कोई भी नहीं था, क्योंकि खाने का इंतजाम लॉन में किया गया था। मैं छोटे छोटे कदम उठाती बावर्ची खाने तक पहुंची। मैं नहीं जानती थी कि कौन सी चीज कहां पर पड़ी है। अभी मैं इस परेशानी में खड़ी थी कि एक आवाज ने मुझे सर से पांव तक हिला दिया। ए नए नवेली दुल्हन, तुम यहां क्या कर रही हो? मेरी सास के इस सवाल ने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली। मैंने अपनी मुट्ठी को जोर से बंद किया और आहिस्ता से अपना रुख अपनी सास की जानिब मोड़ा और खौफजदा सी आवाज में इन्हें कहा कि मुझे दूध का एक गिलास चाहिए। मेरी सास बहुत नरम तबीयत की मालिक थी। उन्होंने मोहब्बत और शफकत से मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझे कहा कि बेटा, आप चलो, मैं आपके कमरे में दूध का गिलास भिजवा देती हूं। लेकिन अगर वो थोड़ी देर तक दूध का गिलास भिजवाती और तब तक मेरा शौहर आ जाता तो मैं अपना काम नहीं कर सकती थी। मैंने डरते डरते इन्हें कहा कि आप मुझे पकड़ा दे, मैं ले जाती हूं। तो मेरी सास ने मुझे दूध का गिलास बनाकर पकड़ाया और मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर मैंने गिलास टेबल पर रखा और अपनी मुट्ठी में दबी हुई पुड़िया को गिलास में उंडेल दिया और जल्दी से इस गिलास को हिलाया ताकि वो दवा मुकम्मल तौर पर दूध में हल हो जाए। ये काम करके मैंने गहरी सांस खींची और चलती हुई बेड पर आ बैठी। अब मुझे अपने शौहर का इंतजार था। मेरा यह इंतजार ज्यादा तवील नहीं था। 10 मिनट के बाद मेरे कमरे का दरवाजा हल्का सा बजा और मेरा शौहर अंदर दाखिल हुआ। ऊंचा लंबा कद, गंदुमी रंगत और शेरवानी में वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। मुझे यकीन हो गया कि वाकई ही मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कोई शहजादा ही चुना है। लेकिन अपने अंदर की खामियां जब मुझे नजर आई तो मेरा दिल बैठ गया। मेरी सारी खुशी झाग की मानिंद पड़ गई। मेरे शौहर का नाम अब्दुल्ला था। इसने आकर मुझे सलाम किया और एक दो और बातों के बाद मैंने झट से दूध का गिलास इसे पकड़ा दिया। दूध का गिलास पीते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसने अपने सर को झटका है। दूध पीने के फौरन बाद वो गुमसुम सा हो गया और 10 मिनट के बाद वो गनूदगी में जाने लगा। मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी थी, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि मुझे अपनी माँ की बात भी जरूर माननी थी। अपने घर को बचाने के लिए मेरी माँ मुझे रोजाना फोन करके ये बात याद करवाती कि मैंने अपने शौहर को दवा पिलानी है, लेकिन इस बात का पता मेरे शौहर को ना चले। मुझे ये सब कुछ करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मुझे अपनी माँ की बात भी माननी थी और इसी वजह से वो जैसे मुझे कहती थी मैं वैसे ही अपने शौहर को रोजाना दवा पिलाती रही। दवा लेने के बाद कभी वो बिल्कुल खामोश हो जाता या चिड़चिड़ा सा हो जाता। कई दिन तक ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा। मैंने वो दवाइयां बहुत छुपा कर रखी थी ताकि किसी की नजर में ना आए। एक दिन जब मैंने अपने शौहर को दवा दूध में मिलाकर पिलाई तो वो फौरन वॉशरूम चला गया। मुझे बहुत हैरत हुई, लेकिन मेरे दिल को यह तसल्ली थी कि दवा 2-3 मिनट के बाद ही असर करती है, और जब वो वापस आया तो उस तरह से गुमसुम सा होकर लेट गया। आज कुछ दिनों के बाद मेरी माँ मुझसे मिलने आई थी। मैं अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उन्होंने आते ही मुझसे सवाल जवाब शुरू किए कि तुम रोजाना बिला नागा दवा दे रही हो या नहीं। मैंने उनकी तसल्ली और तशफ़ी करवाई कि मैं रोजाना वक्त पर ही उन्हें दवा देती हूँ। उन्होंने मेरा सर थपका और मुझे कहा कि बस मेरी बेटी, तुमको किसी को नहीं बताना, खासकर अपनी सास को। अगर किसी को भी इस बात की भिनक लग गई तो ये लोग तुम्हें बहुत जलील करेंगे और तुम्हारा शौहर तुम्हें तलाक दे देगा। ये सोचकर ही मेरी रूह कांप गई। इस घर में मेरा शौहर और मेरी सास, बस हम 3 अफराद ही रहते थे। मेरी सास हद दर्जा नरम तबीयत की मालिक थी और मेरा शौहर बहुत ख्याल रखने वाला था। कभी कभी मेरा दिल करता था कि मैं इसे बता दूं, लेकिन फिर अपनी माँ की बातों की वजह से मैं खामोश ही रहती। मैंने अपने शौहर को कहा कि आज मुझे अपनी माँ बाप से मिलने के लिए जाना है, तो इसने कहा मैं तैयार हो जाऊं। वो ऑफिस जाते हुए मुझे वहां छोड़ जाएगा और वापसी पर मुझे लेते हुए आएगा। मैंने भी हाँ में सर हिलाया और तैयारी करने चली गई। अपने घर आकर अलग सा ही एक सुकून मिला। अपने माँ बाप से मिलकर मेरे दिल को ठंडक पहुंची, लेकिन मेरे अब्बू रूखा सा रवैया रखे। मुझे लगा तबीयत नहीं ठीक होगी। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि तुम घर कब जाओगी, तो मैंने अपनी माँ को बताया कि शाम के वक्त मेरा शौहर मुझे लेने के लिए आएगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, तुम शाम तक चली जाना, क्योंकि दवा का नागा नहीं करना। और फिर मैं अपने घर आ गई।
एक दिन मेरा शौहर और मेरी सास दोनों बहुत ही गुस्से में मेरे कमरे में दाखिल हुए। इन दोनों के चेहरे देखते ही मैं तो खौफ से जर्द पड़ गई। मुझे कुछ समझ ना आया कि इस तरह गुस्से में क्यों है। अब तो मुझे यकीन हो गया कि वाकई ही इनको मेरी सच्चाई मालूम पड़ गई है। मेरी सास ने आते ही मुझे बाजू से खींचा और कहा कि इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूं तो मेरे घर से निकल जाओ। मेरा शौहर अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला था और मैं एक जगह सुन होकर रह गई थी। मैं क्या करूंगी, मैं कहां जाऊंगी, और अगर मेरी मां को इस बात का पता चल गया तो वो मेरे साथ क्या करेंगी। ये सारी बातें मेरे दिमाग में गड़बड़ होने लगी और मेरी सास ने मुझे बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया और कहा कि फौरन से पहले निकलो मेरे घर से। मैं बहुत रोई, शिकस्ता कदम उठाते हुए अपने घर की दहलीज पार कर गई। मुझे कुछ पता ना था कि मैं कहां जा रही हूं, बस मालूम था तो इतना ही कि मेरा राज फाश हो गया है। अपने ख्यालात में इस कदर गुम थी कि सामने से आने वाली गाड़ी को मैं नहीं देख सकी और साथ टकरा गई। जमीन बोस हो गई। जब मुझे होश आया तो अपने आप को अस्पताल में पाया। मेरा दिमाग बहुत भारी हो रहा था। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूं। बस इतना ही याद था कि मैं किसी गाड़ी से टकरा रही हूं और मुझे बहुत शदीद चोट लगी थी सर पर। तब मैंने अपने बेड के पास एक अजनबी को बैठे हुए देखा तो इस अजनबी को देखकर मैंने अनजान नजरों से इससे सवाल किया कि आप कौन हैं। तो अजनबी ने मुझे कहा कि मैं आपका खैर खा हूं, आप परेशान ना हो, आपका एक्सीडेंट हो गया था 1 महीना पहले और मैं आपको अस्पताल लेकर आया था। 1 महीने तक आप कोमा में नहीं हैं और अभी आपको होश आया है, तो इसलिए अपने दिमाग के ऊपर ज्यादा बोझ ना डालें और पुरसकून रहें। मैं इससे पूछना चाहती थी कि मैं कौन हूं, मेरा घर कहाँ है, मेरे वालिदैन, लेकिन मैं इससे कुछ भी पूछ ना पाई। 1-2 दिन तक मुकम्मल सेहतयाब हो गई तो इस अजनबी ने मुझे कहा कि आपकी याददाश्त खो गई है और मैं आपके घर वालों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। आप इस तरह करें, आप मेरे घर चले, मेरे घर में मेरी माँ रहती हैं, वो आपकी देखभाल करेंगी। वो अजनबी बहुत भले मांस दिख रहा था और इस वक्त मेरे पास भी कोई और सहारा नहीं था और ना ही मुझे कुछ याद था। इसी वजह से मैं उस अजनबी के साथ उसके घर आ गई। उस अजनबी और इसकी माँ ने मेरा बहुत ख्याल रखा, बहुत पुरसकून माहौल दिया और चंद दिनों में ही एकदम से तंदुरुस्त और तवाना हो गई। लेकिन अभी भी एक बात मुझे अंदर से खटकती थी कि मुझे अपना माजी याद क्यों नहीं है, और जब भी मैं पुरानी बातों को सोचने की कोशिश करती हूँ तो मेरे जिस्म में शदीद दर्द की लहरें उठती हैं और जब दर्द शिद्दत इख्तियार कर जाता है तो मैं सोचना बंद करके बिस्तर पर लेट जाती हूँ। यूं ही कुछ दिन चलते रहे और एक दिन उस अजनबी के घर एक औरत आई जिसने मुझे ये कहा कि वो मेरी माँ है। ये सुनकर मैं बहुत हैरान और परेशान हो गई कि आखिर मेरी माँ ने मुझे किस तरह से ढूंढा होगा, और मैं उनके साथ घर आ गई। अभी भी मेरी याददाश्त वापस नहीं आई थी, लेकिन मुझे यकीन था कि वो औरत मुझे झूठ नहीं कह सकती, वो सच में मेरी माँ है। जिस तरह से वो मेरे से मोहब्बत से पेश आ रही थी, घर वापस आने के बाद मैंने देखा कि मेरे वालिद बहुत परेशान थे, हर वक्त अपने कमरे में ही रहते थे। उन्होंने एक बार भी मुझसे कोई बात न की थी। इनके चेहरे को देखकर लगता था कि वो मुझसे गुस्सा हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि मेरी वालदा मेरे से इतनी मोहब्बत से बात करती हैं और मेरे वालिद मेरे से इस कदर नाला क्यों हैं। एक दिन मैं उनके कमरे में गई तो वो लेटे हुए थे। मुझे देखकर उठ बैठे तो मैंने उनसे सवाल किया कि बाबा, मुझे कुछ भी याद नहीं कि मेरा माजी क्या था, मैं कौन हूं, लेकिन एक बात मुझे बेइंतहा खटकती है कि आप मुझसे इस कदर शदीद गुस्सा क्यों हैं। तो मेरे बाबा ने मुझे कहा कि मैंने और तुम्हारी माँ ने प्यार में कौन सी कमी रखी थी जो तुमने हम सबको इतना बड़ा धोखा दिया। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि शायद मैंने वो कुछ बहुत गलत कर दिया है जिसकी वजह से मेरे वालिद मुझसे बहुत नाराज हैं। इनकी हालत पर मैं तड़प ही गई। मैंने इनको चुप करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस कमरे से चली जाऊं, और मैं दिल पर पत्थर रखकर वहां से चली आई। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी कि मेरे अब्बू को मेरी वजह से इतनी सख्त तकलीफ हुई है। मैं चाहती थी अब जल्द अज जल्द मेरी याददाश्त वापस आ जाए और मुझे पता चल जाए कि मैंने आखिर ऐसा क्या किया। और फिर एक दिन वो हुआ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी ना था। मैं कमरे में सोई हुई थी और मेरी वालदा के पास दूसरे कमरे में उनकी बचपन की दोस्त आई बैठी थी। वो दोनों बहुत अरसे बाद मिली थी। मेरी माँ ने पहले ही मुझे बताया था कि इनकी दोस्त आने वाली है। मैं फ्रेश होकर इनके कमरे की जानिब गई तो मेरी वालिदा अपनी दोस्त को अपनी माजी की बातें सुना रही थी। मुझे बहुत तजस्सुस हुआ तो मैं भी दरवाजे में खड़ी होकर इनकी बातें सुनने लगी। मुझे पता था ये गलत है, लेकिन मैं अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर थी। मेरी वालिदा की आवाज बहुत गम में डूबी हुई थी। मैं हैरान और परेशान रह गई कि खुश नजर आने वाली मेरी वालिदा इस कदर परेशान क्यों है। मेरी वालिदा ने अपनी दोस्त को बताया कि अपनी शादी वाले दिन वो बेइंतहा खुश थी कि वो अपने मनपसंद शख्स से ब्याह रचा रही है। मैं जब इस घर में आई तो मेरी सारी खुशियां मलिया मीट हो गई, क्योंकि मेरी सास ने मुझे ये नहीं बताया था कि इनका बेटा पहले से ही शादीशुदा है और वो अपनी पहली बीवी से बेइंतहा प्यार करता है, जो कि कुछ दिन पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी।
और मुझे इस घर में इसकी बेटी की परवरिश के लिए लाया गया है। मेरे सर पर 7 आसमान आन गिरे, क्योंकि यह सच्चाई इतनी खौफनाक थी कि मैं इसको इतनी जल्दी कबूल नहीं कर पा रही थी। मैंने गुस्सा दिखाना चाहा तो मेरे शौहर ने मुझे कहा कि अगर मुझे इस घर में रहना है तो चुपचाप मेरी बेटी की परवरिश करनी है, नहीं तो तुम्हें घर से जा सकती हो। वो मुझे तलाक देने के लिए भी राजी है। मेरा दिल किया कि इस लड़की की गर्दन दबा दूं। आज अगर ये ना होती तो मैं खुशी खुशी अपने शौहर के साथ रह रही होती, लेकिन मैं मजबूर हो गई थी और मैंने इस लड़की की परवरिश शुरू कर दी। मैंने दिल में तहैया कर लिया था कि मैं इस बात का बदला अपने शौहर से जरूर लूंगी। जिस तरह इसमें मुझे तड़पाया है, मैं इसकी बेटी को भी तड़पाऊंगी। वो जब छोटी सी थी, इसने बातों बातों में समझाना शुरू किया। मैंने इसे कहा कि इसे इस कदर बीमारियों ने आन घेरा है कि इसकी कभी शादी नहीं हो सकती, और ये बात मैंने इसके नन्हे से दिमाग में डाल दी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि यह बीमारी तुम्हें पैदाइशी है, जबकि वो मुझसे जब भी पूछती कि यह कौन सी बीमारी है तो मैं इसे कहती कि ये अंदरूनी बीमारियां हैं जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता। लेकिन अगर शादी के बाद तुम्हारे शौहर को पता चल गया तो वो तुम्हें तलाक दे देगा और तुम्हारी सास तुम्हें बहुत जलील करेगी। जैसे ही मेरी बेटी 16 सालों की हुई तो मैंने अपने शौहर को कहा कि तुम्हारी बेटी कह रही है कि फलां शख्स से मेरी शादी करवा दो, नहीं तो मैं भाग जाऊंगी। ये सुनकर मेरा शौहर सख्ते में आ गया और इसने इस शख्स से शादी करवा दी जिससे मैं चाहती थी। शादी के बाद भी मैं इसे रोज फोन करके कहती कि तुमने अपने शौहर को ये दवाइयां भी लाजमी खिलानी है ताकि वो बीमार ना हो। वो लड़की मेरी सारी बातें मानती चली गई। मैं चाहती थी कि वो अपने शौहर को अपने हाथों से ही पागल कर दे और फिर अपने शौहर से तलाक लेकर वो दोबारा इस घर में आए तो मैं इस पर बदचलन का इल्जाम लगाकर अपने खावंद को उसी तरह तड़पाऊं जैसे इसने मुझे धमकी देकर तड़पाया था। लेकिन मेरा सारा प्लान तो तब खराब हो गया जब इसके शौहर को मेरी असलियत का पता चल गया। इसका शौहर एक दिन ऑफिस से हमारे घर आया शाम के वक्त अपने सर और मुझसे मिलने के लिए, और मैं फोन पर बात कर रही थी कि तुमने दवाई लाजमी खिलानी है, और साथ साथ ये भी कह रही थी कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारी सास तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेगी, तुम्हारा शौहर भी बहुत बुरा करेगा। तब इसने मेरी बातें सुन ली और मुझे ये भी कहा कि मैं इसकी मासूम बीवी से दूर रहूं, नहीं तो वह मेरा बहुत बुरा हशर करेगा। और इसके बाद इसने वो दवाई खाई तो सही, लेकिन वॉशरूम में जाकर उल्टी कर दी और दिल में तहैया कर लिया कि वह अपनी बीवी को ठीक करके ही रहेगा। और फिर उसको जब ये पता चला कि मेरी बीवी को इस कदर गलत दवाइयां खिलाई गई हैं जिससे वो जल्द ही मनशियात का शिकार होने वाली है, तो इसने डॉक्टर से राब्ता किया। तो डॉक्टर ने इसे कहा कि अगर ये अपनी याददाश्त खो दे और आप लोग इसके दिमाग को कुछ इस तरह का झटका दो कि यह सब भूल जाए तो हम इसके दिमाग से ये सारी बातें निकाल सकते हैं। और इसके शौहर ने ऐसा ही किया कि अपनी गाड़ी से इसका एक्सीडेंट करवाया और अजनबी बनकर अपनी मां के साथ मिलकर इसकी हिफाजत भी की और इसका ख्याल भी रखा। और अब वो इसको मेरे पास छोड़कर गया है और मुझे यह धमकी भी दी है कि अगर मैंने इसका ख्याल ना रखा तो वो मेरे करतूतों के बारे में पुलिस को बता देगा। अपनी बीवी को यहां पर छोड़ने का यह मकसद है कि वो अपने बाप के करीब आ जाए। शौहर के दिल में जो गलत फहमी डाली है इसकी बेटी के खिलाफ वो खत्म हो जाए। वो अपनी दोस्त को और भी बहुत सारी बातें बता रही थी, लेकिन अपनी मां की इतनी बातें सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन सरक गई और उस वक्त मुझे सब कुछ याद आने लगा कि मेरी मां मुझसे किस कदर मोहब्बत से पेश आती थी, लेकिन इसके साथ साथ वो मुझे कितना डराया करती थी कि मुझे अंदरूनी बहुत सारी बीमारियां हैं। चाहे वो सवाल यही सही, लेकिन थी तो मेरी मां। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया। यही सब सोचते हुए मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। मेरा शौहर और मेरी सास मेरे साथ बैठे हुए थे। मेरे अब्बू भी वहां पर थे। इनको देखकर मैं ज़ारो कतार रोने लगी। इन सब ने मुझे दिलासा दिया और कहा कि जो होना था वो हो गया, अब मैं अपने शौहर के साथ एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करूं। तभी वहां पर मेरी मां आई और उन्होंने मुझसे बहुत माफी मांगी और कहा कि मैं इसको माफ कर दूं। मुझे यह भी कहा कि मैंने किसी की बेटी के साथ बुरा किया है, शायद खुदावंद ताला ने इसलिए मुझे भी बे औलाद रखा। अगर मैं अपनी औलाद की तरह तुम्हारे साथ अच्छा करती तो शायद अल्लाह ताला मुझे भी औलाद से नवाज देता। और मैंने खुले दिल से इन्हें माफ कर दिया और मैं आज खुश खुरम अपनी जिंदगी अपने शौहर और सास के साथ गुजार रही हूं।